नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी। हम लोग इस समय पृष्ठ रसायन यूनिट को प्रारंभ कर चुके हैं और पृष्ठ रसायन की आज दूसरी वीडियो हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। अपने इस दूसरे लेक्चर में हम लोग वहीं से पुनः कंटिन्यू करेंगे जहां पर पहली वीडियो में हम लोगों ने कल तक पढ़ा था। हम लोगों ने पहली वीडियो में जाना था कि पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं, अवशोषण और अधिशोषण की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, उनको एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको बखूबी बताया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पहली वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे आपके कमेंट्स भी मिले, उस पर लाइक भी मिला, अच्छा लगा। आज हम लोग दूसरी वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं और अपनी इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अवशोषण। हम लोग पहले ही पढ़ चुके, हमने पहली वीडियो में पूर्णतः स्पष्ट कर दिया था कि क्या होता है अधिशोषण, क्या होता है अवशोषण। मैंने उस वीडियो में, जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, कृपया उस वीडियो को अवश्य देखें। कुछ पॉइंट को मैं रिकॉल करा दूं, उसके बाद अपनी बात को स्पष्ट करता हूं। मैंने बताया था कि यह जो ऊपर का हिस्सा है किसी भी एंगल से आप ले सकते हैं, यह हिस्सा सतह कहलाता है और सतह को बच्चों हम लोग सरफेस भी बोलते हैं। मैंने दूसरी बात बताई थी, यह जो अंदर का हिस्सा है इसको हम लोग स्थूल कहते हैं और इंग्लिश में बच्चों इसको बल्क बोला जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो घटनाएं सतह पर होती हैं उनको हम लोग सतही प्रक्रिया कहते हैं या सतही घटना कहते हैं, और वे प्रक्रियाएं जो स्थूल में होती हैं उनको हम सभी लोग स्थूलित घटनाएं अथवा स्थूलित प्रक्रिया कहते हैं। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो अधिशोषण था वह सतही प्रक्रिया थी और अब हम लोग पढ़ रहे हैं अवशोषण। तो बच्चों मैंने आपके सामने एक बात बताई थी कि किसी भी अणुक स्पीशीज के कण, ये देखिए मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, वह प्रक्रिया जिसमें अणुक स्पीशीज के कण सतह की अपेक्षा सतह पर जमा ना होकर के कहाँ पर जमा हो जाते हैं, स्थूल पर जमा हो जाते हैं, किसी भी पदार्थ के अंदर चले जाते हैं, तो यह जो प्रक्रिया है वह बच्चों क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। बच्चों पहली वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें ताकि मेरी बात को आप लोग सही से समझ सकें, क्योंकि जब क्रमरूपता नहीं आती है, बीच से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बात उतनी समझ में नहीं आएगी। तो वह प्रक्रिया जिसमें अणुक स्पीशीज सतह की अपेक्षा स्थूल पर संचित हो जाते हैं अवशोषण कहलाती है। स्थूल पर संचित हो जाते हैं, इसका मतलब अवशोषण की जो यह प्रक्रिया है वह किस प्रकार की प्रक्रिया है मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। वह कैसी प्रक्रिया है, वह स्थूलित प्रक्रिया है। सतह पर होती है तो सतही प्रक्रिया और स्थूल पर होती है तो बच्चों स्थूलित अभिक्रिया, स्थूलित प्रक्रिया अथवा स्थूलित घटना। तो आप लोग डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपके, आप इस डेफिनेशन को याद कर लेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें अणुक स्पीशीज सतह की अपेक्षा स्थूल पर संचित हो जाते हैं अवशोषण कहलाती है। अवशोषण स्थूलित प्रक्रिया है। मैं एक बार फिर अपनी बात को रिकॉल कर दूं और आप लोग इसका आंसर दीजिए। अगर इस गोलाकार आकृति के ऊपर कण जमा होते हैं और एक तरफ मैं यहाँ इस गोलाकार भाग के अंदर कण को जमा कर देता हूँ, तब बच्चों यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी,
यह प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ। अगर सतह पर कण जमा होते हैं तब बच्चों वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिशोषण। क्या कहलाती है बच्चों? अधिशोषण। अगर सतह पर कण जमा होते हैं अधिशोषण प्रक्रिया कहलाएगी, और अगर स्थूल पर कण जमा होते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। मैं कई एग्जाम्पल दे करके आपके सामने इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको अवशोषण समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग जिस पॉइंट को कवर करेंगे वह पॉइंट है अधिशोषण के प्रकार। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो अधिशोषण के प्रकार को हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि यह जो अधिशोषण है यह अधिशोषण एक सतही प्रक्रिया है। नाम में बच्चों बड़ा कन्फ्यूजन रहना, यह अधिशोषण है और दूसरा वाला अवशोषण है। अधिशोषण सतही प्रक्रिया है, हम लोग पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं, यह जो अधिशोषण बच्चों होता है यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का अधिशोषण होता है? तो अधिशोषण बच्चों 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से वो 2 प्रकार हैं, मैं आपके सामने बात को स्पष्ट करता हूँ। यह अधिशोषण 2 प्रकार का होता है, जिनमें पहला अधिशोषण बच्चों भौतिक अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भौतिक अधिशोषण। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपके सामने एक एक पॉइंट को रख रहा हूँ, इसीलिए बच्चों अपनी कॉपी पर आप बहुत ही अच्छी तरीके से नोट करके बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाना, ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे प्राप्त हों। तो अधिशोषण कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का होता है। पहला मैंने भौतिक अधिशोषण बताया, और दूसरा बच्चों मैं यहाँ पर नाम लिखने जा रहा हूँ। दूसरा जो अधिशोषण है वह रासायनिक अधिशोषण है। कैसा अधिशोषण है बच्चों? रासायनिक अधिशोषण। तो देखिए बच्चों मैंने आपके सामने दोनों नाम बताए हैं कि अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। अधिशोषण 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। मैं दोनों को यहीं पर डिफाइन करूंगा, और साथ ही साथ बच्चों मैं दोनों में अंतर भी यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों को परिभाषित करना और दोनों में अंतर स्पष्ट करना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भौतिक अधिशोषण की। यह भौतिक अधिशोषण है क्या? इसको बच्चों इंग्लिश में फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं। समझिए इसको कि यह फिजिकल एडजॉर्प्शन है क्या। पॉइंट सीखना, फैक्ट को सीखना। बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि जिस पदार्थ की सतह पर, यह मैंने पदार्थ ले लिया, जिस पदार्थ की सतह पर कण चिपकते हैं, मैंने इस पदार्थ की सतह पर कण को चिपका दिया है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में इस बात को बता चुका हूँ कि जिस पदार्थ की सतह पर कण चिपकते हैं उस पदार्थ को हम लोग अधिशोषक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अधिशोषक कहते हैं। और सतह पर जो कण चिपकते हैं उन कणों को हम लोग अधिशोष्य कहते हैं। इस बात को हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो कण चिपकते हैं उनको अधिशोष्य कहते हैं, जिस पदार्थ की सतह पर चिपकते हैं उसको बच्चों हम लोग अधिशोषक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन यह भौतिक अधिशोषण क्या है, मैं इसको स्पष्ट करता हूँ। बच्चों जब अधिशोषक पर इस प्रकार से जमा हो कि इनके बीच एक अत्यंत दुर्बल प्रकार का बंध, जिसको हम लोग वान डर वाल बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं? कौन सा बॉन्ड बोलेंगे बच्चों? वान डर वाल बंध। यह अत्यंत दुर्बल बंध है।
जिस प्रकार अन्य बल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी अपेक्षा यह वांडर वाल बंध अत्यंत कमज़ोर होता है। जब अधिशोषक पर इस प्रकार से जमा हो कि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में अत्यंत दुर्बल बंध, जिसको वांडर वाल बंध कहते हैं, उपस्थित हो, तब बच्चों इस प्रकार का जो अधिशोषण है वह भौतिक अधिशोषण कहलाता है। फिर एक बार मैं बताता हूँ, जब अधिशोषक पर इस प्रकार से जमा हो कि इन दोनों के बीच में एक अत्यंत दुर्बल बंध, जिसको वांडर वाल बंध कहते हैं, उपस्थित हो, तो इसको हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। यह बंध इतना कमज़ोर होता है, मैं एक एग्जाम्पल दे करके आपको बताता हूँ बच्चों। जैसे किसी गाड़ी पर, कोई भी गाड़ी आप ले लीजिएगा, जिस प्रकार किसी गाड़ी पर बच्चों धूल मिट्टी के कण चिपक जाते हैं, ये गाड़ी मैंने बनाई है, जिस प्रकार किसी गाड़ी के ऊपर धूल मिट्टी के कण चिपक जाते हैं और कुछ समय के पश्चात ये देखिए बच्चों, मैंने इस गाड़ी पर इस धूल मिट्टी के कण लगा दिए, लेकिन यह मिट्टी जो चिपक रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधिशोष्य बोलेंगे, और इस गाड़ी को क्या बोलेंगे? अधिशोषक बोलेंगे। बच्चों यहाँ इस मिट्टी और इस गाड़ी के बीच में जो बंध है वह अत्यंत दुर्बल है, और ये बंध किसी भी समय टूट सकता है। जैसे हम लोग इस गाड़ी के ऊपर से धूल को किसी भी समय हटा सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यह बंध इतना दुर्बल है कि अधिशोष्य को किसी भी क्षण अधिशोषक से हटाया जा सकता है, तो इस प्रकार का अधिशोषण क्या कहलाता है? भौतिक अधिशोषण कहलाता है। क्लियर हो गई है बात? यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी का कोई डाउट तो नहीं रह गया है? मुझे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर एक बार सुन लीजिएगा, जब अधिशोष्य अधिशोषक के साथ वांडर वाल बंध द्वारा जुड़ा होता है, तो जो अधिशोषण होता है उसको भौतिक अधिशोषण कहते हैं। इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य को अधिशोषक से आसानी से हटाया जा सकता है, क्योंकि बंध अत्यंत कमज़ोर होता है। जैसे गाड़ी पर लगी धूल को आसानी के साथ हटाया जा सकता है। आई होप आपको भौतिक अधिशोषण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे पक्ष की बात करेंगे। दूसरा पक्ष कौन सा है? रासायनिक अधिशोषण है। देखिए बच्चों, रासायनिक अधिशोषण को किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। मैं फिर से एक काम करता हूँ, मैं धातु की सतह, धातु क्यों, किसी भी पदार्थ की सतह को बना देता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर इस तरीके से सतह को बना दिया है। ये पदार्थ क्या कहलाएगा? मैंने भी आपको बताया था, यह कहलाएगा अधिशोषक। और इस अधिशोषक के ऊपर बच्चों मैं यहाँ पर कण को चिपका देता हूँ। ये कण क्या कहलाएंगे? मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, ये कण कहलाएंगे अधिशोष्य। ये बात हम लोग जान चुके हैं। क्लियर है? अगर अधिशोष्य अधिशोषक के साथ दुर्बल वांडर वाल बंध बनाए, यहाँ देखिए, अधिशोष्य अधिशोषक के साथ वांडर वाल बंध बनाए जो इतना कमज़ोर है कि अधिशोष्य को हटाया जा सके, तो वह भौतिक अधिशोषण कहलाएगा। लेकिन इसकी अपेक्षा यदि अधिशोष्य अधिशोषक के साथ रासायनिक बंध बनाता है, किस प्रकार का बंध बनाता है बच्चों? रासायनिक बंध बनाता है। रासायनिक बंध, ये रासायनिक बंध बच्चों इतने अधिक प्रबल होते हैं कि इनकी प्रबलता के कारण अधिशोष्य को अधिशोषक से हटा पाना संभव नहीं होता है। फिर एक बार मेरी बात सुनिए, क्या डिफिनीशन बनेगी कि जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में रासायनिक बंध उपस्थित होता है, तो इस प्रकार का अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। जब अधिशोष्य
और अधिशोषक के बीच में रासायनिक बंध उपस्थित होता है तो इस प्रकार के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य को अधिशोषक से हटा पाना संभव नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में मान लेता हूँ, मेरे पास बच्चों यह एल्युमिनियम की एक छड़ है। किसकी छड़ है बच्चों? एल्युमिनियम की एक छड़ है। और इस एल्युमिनियम के ऊपर पॉइंट को समझना बच्चों, एक एक बात को समझना जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस एल्युमिनियम की छड़ के ऊपर बच्चों मैं मान लेता हूँ ऑक्सीजन की पॉइंट जमा हो जाते हैं, ऑक्सीजन के कण जमा हो जाते हैं। किसके कण जमा हो जाते हैं? ऑक्सीजन के कण जमा हो जाते हैं। तो यह ऑक्सीजन क्या कहलाएगी? यह ऑक्सीजन अधिशोष्य कहलाएगी। और यह एल्युमिनियम क्या कहलाएगा? यह एल्युमिनियम अधिशोषक कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इन दोनों के बीच में कौन सा बंध होगा? इन दोनों के बीच में रासायनिक बंध होगा। कौन सा बंध होगा? रासायनिक बंध होगा। और रासायनिक बंध के बनने से आप अधिशोष्य को अधिशोषक से नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि ये दोनों अत्यंत मजबूती से जुड़ जाएंगे। और जब एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन जुड़ती है तब बच्चों यह कन्वर्ट हो जाता है Al2O3 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? Al2O3, जिसको हम लोग एल्यूमिना बोलते हैं। और अब इस एल्यूमिना से एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को अलग कर पाना बच्चों बहुत मुश्किल होता है। आई होप आप रासायनिक अधिशोषण भी समझ गए होंगे। तो आप लोग चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियरली समझ में आ जाए। और बच्चों बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपके सामने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों में एक अंतर भी बच्चों मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं दूसरे पॉइंट को लेकर के भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को क्लियर करूँगा। अगला पॉइंट समझिए बच्चों, मैं एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं दूसरे पॉइंट को लेकर के आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया? भौतिक अधिशोषण में मैंने बताया कि इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य को अधिशोषक पर से हटाया जा सकता है। अधिशोष्य को अधिशोषक से हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है? क्योंकि उनके बीच में बंध अत्यंत दुर्बल होता है। बच्चों मैं उसके एग्जाम्पल को लेकर के आपके सामने बात को स्पष्ट करता हूँ। मैंने इसका एग्जाम्पल लिया। क्या एग्जाम्पल लिया था? मैंने आपसे कहा था कि जैसे किसी गाड़ी के ऊपर मिट्टी के धूल के कण जमा हो जाते हैं। देखिए साहब, मैंने यहाँ पर मिट्टी के कण जमा कर दिए। ये मिट्टी या धूल के कण क्या कहलाएंगे? मैं अपनी बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को मेहनत करनी है। मिट्टी के कण अधिशोष्य कहलाएंगे। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस गाड़ी को हम लोग अधिशोषक बोलेंगे। अब ये जो मिट्टी के कण आप देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में दुर्बल बंध होता है। कैसा बंध होता है? दुर्बल बंध होता है, जिसको आसानी से हटाया जा सकता है। अर्थात मिट्टी के कण को हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन बच्चों हटाने के बाद यह नहीं संभव है कि मिट्टी के कण दोबारा नहीं लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे। अगर आप एक बार मिट्टी को कण को हटा देंगे, देखिए मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ से मिट्टी के कण हटा दिए, लेकिन फिर बच्चों मिट्टी के कण कुछ समय के पश्चात गाड़ी के ऊपर जमा हो जाएंगे। यानी मैं मिट्टी के कण को हटाता हूँ, मिट्टी के कण फिर जमा हो जाते हैं। फिर देखिएगा मैंने मिट्टी के कण को हटाया और मिट्टी के कण बच्चों फिर जमा हो गए। बात समझ में आ गई? मैंने मिट्टी के कण को हटाया और मिट्टी के कण बच्चों फिर जमा हो गए।
अर्थात दो प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही हैं, पॉइंट को समझना। और जब दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, दोनों दिशाओं में प्रक्रियाएं होती हैं, तब बच्चों उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सभी लोग समझदार हैं। पॉइंट का आंसर क्या निकलेगा? वह प्रक्रिया कैसी होती है? वह प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है वह प्रक्रिया? वह प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों इसका ध्यान रखना। कौन सी प्रक्रिया उत्क्रमणीय होगी, भौतिक या रासायनिक? तो अभी बात किसकी निकली है? भौतिक की निकली है कि भौतिक अधिशोषण कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। वह प्रक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव होती है उत्क्रमणीय प्रक्रिया कहलाती है। आई होप अब आप लोगों को भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी कि यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। अब हम लोग रासायनिक अधिशोषण की बात करेंगे। मैंने एग्जाम्पल लिया, एल्युमिनियम की सतह पर बच्चों ऑक्सीजन जमा हो रही है। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन जमा हो रही है। ऑक्सीजन क्या है? अधिशोष्य है। एल्युमिनियम क्या है? अधिशोषण है। और दोनों के बीच में बंध कौन सा है? मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। दोनों के बीच में जो बंध है वह रासायनिक बंध है। कैसा बंध है? रासायनिक बंध है। और यह रासायनिक बंध इतना प्रबल होता है कि यह अधिशोष्य और अधिशोषक दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके क्या बना लेंगे? यहाँ पर क्या बनेगा? Al2O3 बनेगा। क्या बनेगा? Al2O3 बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? जिसको हम लोग बच्चों एल्यूमिना बोलते हैं। अब इस एल्यूमिना से पुनः एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। ये दोनों अब अलग नहीं किए जा सकते क्योंकि रासायनिक बंध अत्यधिक प्रबल बंध है, जिस कारण एल्युमिनियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। अर्थात प्रक्रिया केवल एक ही दिशा में हो सकती है। जब प्रक्रिया एक ही दिशा में होती है तब बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। तो यह जो रासायनिक अधिशोषण है यह कैसी प्रक्रिया है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। जबकि बच्चों भौतिक अधिशोषण कैसी प्रक्रिया है? बच्चों भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। आई होप आपको यह पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। अब बच्चों आपके सामने एक और पॉइंट को लेकर के मैं आया हूँ। अब जिस पॉइंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं वह एंथैल्पी से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? एंथैल्पी से संबंधित है। आप सभी लोगों ने एंथैल्पी को 11th में पढ़ा होगा। किस यूनिट में पढ़ा है मैं आपको बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी में आपने पढ़ा होगा। एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा परिवर्तन। यह जो ऊर्जा परिवर्तन है यह एंथैल्पी कहलाती है। अब ऊर्जा परिवर्तन दोनों में क्या होने वाला है? एंथैल्पी कम होगी, एंथैल्पी ज़्यादा होगी। चलिए हम लोग उसका जिक्र करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले मैं भौतिक अधिशोषण को लेकर के बात करता हूँ। मैं आपको एक पॉइंट पहले बता दूं कि बच्चों केमिस्ट्री में एक बात इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। वह पॉइंट क्या है? वह पॉइंट है कि आकर्षण जितना ज़्यादा होगा, आकर्षण जितना ज़्यादा होगा, ध्यान रखना बच्चों, आकर्षण जितना ज़्यादा होगा ऊर्जा उतनी ही अधिक मुक्त होगी। यह पॉइंट को आप लोग बहुत ही बारीकी से नोट कर लें। आकर्षण जितना ज़्यादा होगा ऊर्जा उतनी ही अधिक मुक्त होगी। मैं यहाँ पर पॉइंट को नोट कर दूं, उतनी ही अधिक मुक्त होगी। क्लियर है बच्चों बात? आकर्षण जितना अधिक ज़्यादा होगा ऊर्जा उतनी ही अधिक मुक्त होगी। और इसका जस्ट अपोजिट आपको ध्यान ही होगा
कि आकर्षण जितना कम होगा, आकर्षण जितना कम होगा, ऊर्जा उतनी ही कम मुक्त होगी। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। क्लियर हो गई बात बच्चों? आकर्षण जितना ज़्यादा होगा, ऊर्जा उतनी ही अधिक मुक्त होगी, और आकर्षण जितना कम होगा, ऊर्जा उतनी ही कम मुक्त होगी। चलिए मैं पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। इस पॉइंट को समझ गए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। और इस पॉइंट की अब आवश्यकता पड़ेगी जब हम लोग एंथैल्पी परिवर्तन पढ़ेंगे। बात पर पहुँचते हैं, अपने पॉइंट पर पहुँचते हैं। भौतिक अधिशोषण में बच्चों अधिशोषक और अधिशोष के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? पॉइंट ध्यान रखिए, वान डर वाल बंध। दोनों के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? वान डर वाल बंध। यह बंध कैसा होता है? दुर्बल होता है। दुर्बल होने का कारण क्या है? दोनों के बीच में आकर्षण का कम होना। दुर्बल बंध का कारण क्या है? दोनों के बीच में आकर्षण का कम होना। पॉइंट समझिए, अधिशोष और अधिशोषक के बीच में भौतिक अधिशोषण के दौरान किस प्रकार का बंध पाया जाता है? वान डर वाल बंध। यह बंध कैसा होता है? दुर्बल होता है। दुर्बल बंध क्यों होता है? क्योंकि अधिशोष और अधिशोषक के बीच में आकर्षण कम होता है। और बच्चों मैंने बताया आकर्षण कम होगा तो ऊर्जा उतनी ही कम होगी। आकर्षण कम होगा तो ऊर्जा उतनी ही कम होगी, और ऊर्जा कम होगी तो बच्चों पॉइंट क्या निकला? पॉइंट को समझिएगा, एंथैल्पी उतनी ही कम हो जाएगी। एंथैल्पी उतनी ही कम होती है। देखिए पॉइंट मैंने निकाल लिया। आकर्षण कम तो एंथैल्पी कम, आकर्षण ज़्यादा तो एंथैल्पी ज़्यादा। समझ में आ गई बात आप सभी के? आप देख लीजिएगा एक बार, इसको समझ लीजिएगा। अधिशोष और अधिशोषक के बीच में वान डर वाल बंध पाया जाता है जो कि दुर्बल होता है। दुर्बल क्यों होता है? क्योंकि दोनों के बीच में आकर्षण कम होता है। और बच्चों मैंने बताया अगर आकर्षण कम होगा बच्चों ऊर्जा कम मुक्त होगी, और ऊर्जा कम मुक्त होने का मतलब एंथैल्पी कम हो जाएगी। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यदि नहीं है तो कमेंट्स बॉक्स में बच्चों मुझे एस जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एस जरूर लिखेंगे अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं, रासायनिक अधिशोषण को पढ़ते हैं। रासायनिक अधिशोषण की बात करते हैं। पॉइंट समझिए, अधिशोष और अधिशोषक के बीच में कौन सा बंध? पॉइंट समझना और फिर एक एक बात का आंसर देना। लास्ट में आप अपने निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे अपने आप। कौन सा बंध? रासायनिक बंध। रासायनिक बंध कैसा होता है? प्रबल होता है। कैसा होता है? प्रबल होता है। क्यों प्रबल होता है? क्योंकि अधिशोष और अधिशोषक के बीच में क्या अधिक होता है? आकर्षण अधिक होता है। क्या अधिक होता है? आकर्षण अधिक होता है। क्योंकि जब आकर्षण अधिक होगा तभी बच्चों रासायनिक बंध बनेगा, और रासायनिक बंध कैसा होता है? प्रबल होता है। ठीक, तो जब बच्चों आकर्षण अधिक होता है तो मैंने क्या बताया? ऊर्जा अधिक मुक्त होगी कि नहीं? ऊर्जा यहाँ पर लिखे देता हूँ, पॉइंट को बना देता हूँ। ऊर्जा अधिक मुक्त होगी। ऊर्जा अधिक मुक्त होगी। कब मुक्त अधिक होगी? जब बच्चों आकर्षण अधिक होगा, और जब ऊर्जा अधिक मुक्त होगी तब बच्चों मैं क्या कहूँगा? अपने पॉइंट की तरफ बढ़ जाऊँगा, एंथैल्पी अधिक होगी। एंथैल्पी अधिक होगी। पॉइंट को समझना। देखिए हम लोगों ने आंसर निकाल लिया।
अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में रासायनिक बंध होता है जो कि प्रबल होता है। क्यों प्रबल होता है? क्योंकि अधिशोष और अधिशोषक के बीच में आकर्षण अधिक होता है। जब आकर्षण अधिक होगा तो ऊर्जा अधिक मुक्त होगी, और जब ऊर्जा अधिक मुक्त होगी तो बच्चों एंथैल्पी भी अधिक होगी। आई होप आपको आज के पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैं नेक्स्ट में वीडियो में नए पॉइंट के साथ आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।